नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। ईडी आज सीएम केजरीवाल को कोर्ट में करेगी पेश। ईडी आज सीएम केजरीवाल को कोर्ट में करेगी पेश। केजरीवाल की ईडी रिमांड का कल था आखिरी दिन। केजरीवाल की ईडी रिमांड का कल था आखिरी दिन। केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजा जा सकता है। सूत्रों के हवाले से जानकारी, केजरीवाल को भेजा जा सकता है न्यायिक हिरासत में। केजरीवाल की ईडी रिमांड का आज आखिरी दिन। सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि न्यायिक हिरासत में भेजा जा सकता है। इसके अलावा ईडी रिमांड बढ़ाने को लेकर भी सिफारिश कर सकती है। केजरीवाल की ईडी रिमांड का कल था आखिरी दिन। आज 1 अप्रैल को केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। 11 बजे के बाद होगी केजरीवाल की पेशी। माना जा रहा है कि ईडी रिमांड को बढ़ाने को लेकर भी सिफारिश कर सकती है। इसके अलावा न्यायिक हिरासत में भी भेजा जा सकता है। सूत्रों के हवाले से जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर एक तरफ आम आदमी पार्टी लगातार विरोध कर रही है। कल रामलीला मैदान में महारैली का आयोजन किया गया था और इसी के साथ आज 1 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल की रिमांड ईडी में खत्म होने को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को। और इसी खबर पर हमारे साथ दिल्ली से अजीत कुमार संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। जी अजीत, इस पूरे मामले में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश किया जाना है, क्या समय अब निर्धारित किया गया है और सुरक्षा व्यवस्था से लेकर ईडी का अगला चाल क्या हो सकती है? देखिए, मैं इनको बताना चाहूंगा, कथित तौर पर जो शराब घोटाले का जो मामला है जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है और इस समय फिलहाल वो ईडी की हिरासत में है और बताया जा रहा है कि आज उन्हें दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा, क्योंकि जो ईडी की जो रिमांड है वो खत्म हो रही है। जिसके बाद जो संभावना ये जताई जा रही है कि 11 से 11:30 बजे के बीच में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। हालांकि देखना ये होगा कि उसके बाद क्या कोर्ट जो है वो उन्हें वापस ईडी रिमांड में भेजता या नहीं। लेकिन जिस तरीके से जो खबर सामने आ रही है वो यही सामने आ रही है कि उन्हें अब आगे न्यायिक हिरासत में भेजा जा सकता है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक खबर ये भी सामने आ रही है कि न्यायिक हिरासत में भेजने से पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने घर भी जाने की बात कह सकते हैं, जिसमें देखना यह होगा कि क्या कोर्ट उन्हें घर जाने की अनुमति देता है या नहीं। लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आज 11 से 11:30 बजे के बीच में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में एक बार फिर से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पेश किया जाएगा और तमाम जो तथ्य है, तमाम जो सबूत है उनको पेश किया जाएगा कि अब तक की जांच में ईडी को क्या क्या हाथ में लगा और क्या करीब से करीब जो ईडी है वो जोड़ पाई है। जिसके बाद संभावना यह जताई जा रही है कि अब उन्हें जो है वो न्यायिक हिरासत में भेजा जा सकता है। जी बिल्कुल, तो एक तरफ न्यायिक हिरासत की बात आ रही है, दूसरी तरफ क्या ईडी जांच के मामले में अगर जांच पूरी नहीं हुई है तो क्या रिमांड बढ़ाने को लेकर भी बात हो सकती है? देखिए, बिल्कुल ये सबसे बड़ा सवाल है कि अगर ऐसा होता है तो क्या उन्हें दोबारा से ईडी जो रिमांड है वो मांग सकती है। लेकिन क्योंकि देखना पड़े वाली बात ये होगी कि आज जब कोर्ट में पेश किया जाएगा तो क्या क्या तथ्य जो है वो जुटाने में कामयाब हो पाई है। अब तक की जो पूछताछ में क्या क्या चीजें जो है ईडी के हाथ में लगा है वो पेश किया जाएगा, क्योंकि इससे पहले कल ही जो क्या नाम है दिल्ली के परिवहन मंत्री हैं उनको भी जो है पूछताछ के लिए कल के परसों परिवहन मंत्री को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था और कहीं ना कहीं वो करीब कितना जोड़ पाने में जो है ईडी कामयाब हो पाई है वो भी देखने वाली बात है। जी बिल्कुल, तो इस पूरे मामले में जिस तरह से एक तरफ ईडी का अगला कदम क्या कुछ हो सकता है ये भी देखना होगा। आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी होनी है, कोर्ट इस पर क्या कुछ फैसला लेता है। 11 बजे के बाद जिस तरह से सुनवाई होनी है, क्या लग रहा है क्या इस पूरे मामले में आज फैसला हो सकता है? दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी आगे इस मामले में क्या कुछ प्रोग्रेस कर रही है, क्या आम आदमी पार्टी की तरफ से कार्रवाई हो रही है? देखिए, सबसे पहले तो देखना ये हुआ कि आज अगर जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अगर ईडी की रिमांड जो है वो अगर बढ़ती है तो आम आदमी पार्टी का जो रुख है वो क्या होने वाला है। और अगर न्यायिक हिरासत में अगर भेजा जाता है अरविंद केजरीवाल को तो आम आदमी पार्टी का रुख क्या होने वाला है, ये दोनों ही चीजें जो है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो कहा जा सकता है कि अब सारी जो बातें हैं, जो सारे तथ्य, जो सारी निगाहें हैं
वो आज के कोर्ट में जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पेश किया जाएगा उसके बाद ही साफ हो पाएगी कि उसके बाद आम आदमी पार्टी क्या रणनीति बनाती है और किस तरीके से वो आगे अपने कदम को बढ़ाती है। जी प्रियंका। जी बिल्कुल। तो अजीत, ईडी के राउस रेवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को पेश करने को लेकर अभी इंतजार है। इस बीच में जिस तरह से आपने कहा कि घर जाने की भी मांग कर सकते हैं, क्या इस बारे में अभी तक कोई जानकारी, कोई अपडेट आप तक आई है? देखिए, अभी जिस तरीके से मैंने कहा कि संभावना जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार घर जाने की जो मांग है वो कर सकते हैं, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि क्या जो कोर्ट है वो उन्हें मंजूरी देता है या नहीं, क्योंकि ये सारी जो चीजें है वो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। तो ये देखने वाली बात होगी कि क्या कोर्ट मंजूरी देता है या नहीं। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर यही आ रही है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब उन्हें आज न्यायिक हिरासत में भेजने की बात की जा रही है और अगर न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है तो उससे पहले जो खबर यही आ रही है कि वो एक बार घर जाने की जो मांग है वो कर सकते हैं और संभावना जताई जा रही है कि शायद उन्हें घर भेजने की अनुमति मिल सकती है। लेकिन देखना ये होगा कि क्या उन्हें अनुमति मिलती है या नहीं। ये सारी बातें जो है वो कोर्ट के फैसले पर निर्भर है। जी बिल्कुल। इस पूरे मामले में जिस तरह से आम आदमी पार्टी के द्वारा इससे पहले कई बार कोर्ट से अपील की गई थी गिरफ्तारी के विरोध में, अब इस पूरे मामले में क्या इस तरह की कोई अपील की जा रही है या फिर सारा मामला ईडी पर ही निर्भर है? देखिए, कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ी बात है कि जो पूरा मामला है वो हालांकि ईडी पर निर्भर है, लेकिन निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि जो आम आदमी पार्टी है वो अन्य जो रास्ते हैं उसको तलाश करने से पीछे नहीं हटने वाले। जब से गिरफ्तारी हुई तब से लगातार जो आम आदमी पार्टी है वो इस गिरफ्तारी को अवैध बता रही है, इसको पूरे गिरफ्तारी को राजनीतिक षड्यंत्र बता रही है। केंद्र की सोची साजिश के तहत इस पूरे मामले को बता रही है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी जो है वो अन्य रास्ते को भी तलाश करने की जरूर प्रयास करेगी। देखना ये होगा कि कौन से रास्ते वो सामने आते हैं। क्या वो क्योंकि एक मामला जहां हाईकोर्ट में भी चल रहा है तो वहीं जिस दिन गिरफ्तारी हुई उसी दिन सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया गया था। तो ऐसे में देखना ये होगा कि आम आदमी पार्टी किस तरह की जो आगे जो कानूनी कार्रवाई है इस पूरे के पूरे तथ्य को लेकर के क्या कदम उठाए। जी बिल्कुल अजीत, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। 3 जिलों का दौरा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बुलंदशहर, हाथरस, नोएडा में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सुबह 11:35 पर सेवा सदन आगरा रोड पर होगा कार्यक्रम। सुबह 11:35 पर सेवा सदन आगरा रोड पर होगा कार्यक्रम। हाथरस जनपद से बुलंदशहर के लिए सीएम योगी होंगे रवाना। 1:44 पर निकुंज हॉल नुमाइश मैदान में सम्मेलन। 1:44 पर निकुंज हॉल नुमाइश मैदान में सम्मेलन। बुलंदशहर जिले से ग्रेटर नोएडा के लिए होंगे रवाना। दोपहर 3:40 पर नोएडा में होगा प्रबुद्ध सम्मेलन। दोपहर 3:40 पर नोएडा में होगा प्रबुद्ध सम्मेलन। सुबह 11:35 पर सेवा सदन आगरा रोड पर कार्यक्रम। हाथरस जनपद से बुलंदशहर के लिए होंगे रवाना। इसके अलावा 1:40 पर निकुंज हॉल नुमाइश मैदान में सम्मेलन। बुलंदशहर जिले से ग्रेटर नोएडा के लिए होंगे रवाना। तो आज हाथरस, नोएडा में होगा सीएम योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम। अलग अलग जगह पर प्रबुद्ध सम्मेलन में जनता को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। 3 जिलों के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता रमन मिश्रा लाइव जुड़ चुके हैं। इसके अलावा बुलंदशहर से हमारे साथ वरुण शर्मा भी जुड़ चुके हैं। जी रमन, इस पूरे मामले में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ के 3 कार्यक्रम आज अलग अलग जगहों पर लगे हुए हैं, क्या लग रहा है आपको सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम है और समय जो निर्धारित है उसी समय पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, क्या कुछ तैयारियां हैं? प्रियंका, बिल्कुल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि अधिसूचना जारी होने से पहले हर दिन 3 के कॉन्सेप्ट पर प्रतिदिन 3 जनपदों का दौरा कर रहे थे। अधिसूचना लागू होने के बाद भी वह प्रतिदिन 3 जनपदों के दौरे के प्रयास में जुटे हुए हैं और इस तरीके से वह जल्दी से जल्दी हर जनपद में लगभग 2 बार जाकर जो नरेंद्र मोदी का और जो भाजपा का जो लक्ष्य है उत्तर प्रदेश में 80 सीट जीतने का, उसे पूरा करने की जुगत में लगे हुए हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्योंकि मुख्यमंत्री हैं और उनके ऊपर जिम्मेदारी है पूरा लक्ष्य पूरा करने की, ऐसे में वो कोई भी लापरवाही नहीं बरतना चाहते। और इसी तर्ज पर आज उनका 3 जनपदों का दौरा है। वो लगभग 11:35 पर हाथरस पहुंचेंगे, वहां पर वो प्रभु सभा में शामिल होंगे और लगभग 1:40 पर वह बुलंदशहर पहुंचेंगे। वहां भी प्रभु सभा का आयोजन है जहां वह उनका संबोधन होगा। वहां के लोकसभा प्रत्याशी और बाकी जितने भी पदाधिकारी हैं सभी वहां पर मौजूद रहेंगे। चुनाव जीतने का वहां पर आह्वान भी करेंगे। उसके बाद में लगभग 3:30 बजे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गौतम बुद्ध नगर पहुंचेंगे और वहां भी जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा के दौरे से पहले ही वहां के जो पुलिस कप्तान हैं और या फिर हम बात करें गौतम बुद्ध नगर की तो वहां के पुलिस कमिश्नर हैं, सभी ने तैयारियां चाक चौबंद की हुई है। सुरक्षा व्यवस्था एकदम से टाइट है क्योंकि मुख्यमंत्री का वहां पर जाना प्रशासन के लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग का काम होता है। जी बिल्कुल, आप बने रहिएगा हमारे साथ बुलंदशहर से वरुण भी बने हुए हैं। वरुण, बुलंदशहर की बात की जाए तो क्या कुछ तैयारियां हैं, कितनी भारी संख्या में आज मुख्यमंत्री को सुनने के लिए जनता उमड़ेगी? जी बिल्कुल, बुलंदशहर की बात करें तो बुलंदशहर 1:40 पर मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर पुलिस लाइन में उतरेगा और उसके बाद जो निकुंज हॉल नुमाइश है वहां पर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। ये प्रबुद्ध सम्मेलन यहाँ पे किया जा रहा है जिसमें जो वकील हैं, एडवोकेट हैं, सीए हैं, ये सब लोग बुलाए गए हैं। जो सामाजिक संगठन के लोग हैं उनको बुलाए गए हैं और यहाँ पर जो 2024 चुनाव है उसको लेकर एक संबोधन किया जाएगा। तो यहाँ भारी तादाद में लोगों के आने की उम्मीद है। तो साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो डीएम एसएसपी मौके का निरीक्षण कर चुके हैं। 1 दर्जन से अधिक सीओ, एसपी और कोतवाल इंस्पेक्टर इसमें लगाए गए हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और यहाँ पर जहाँ पर बहुत सम्मेलन होना है वहाँ जो सामाजिक संगठन है, सीए हैं, एडवोकेट हैं, टीचर हैं, वो अब धीरे धीरे आने भी शुरू होने चालू हो गए हैं। जी बिल्कुल, तो इस पूरे मामले में जिस तरह से तैयारी हो चुकी है, सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा को लेकर कितने कड़े इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, जो मुख्यमंत्री हैं पुलिस लाइन में इनका हेलीकॉप्टर उतरेगा तो वहाँ सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। वहाँ से वे गाड़ी से नुमाइश स्थित निकुंज हॉल में पहुंचेंगे तो यहाँ 1 दर्जन से अधिक एसपी और यहाँ पर सीओ, इंस्पेक्टर भारी तादाद में लगाए हैं, पीएसी लगाई गई है और पूरे सुरक्षा के कड़े इंतजाम बुलंदशहर में किए गए हैं। जी बिल्कुल, रमन, मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की बात करें तो जिस तरह से आप जानकारी दे रहे थे कि 3 जिले एक दिन में कवर करने की मुख्यमंत्री लगातार भरसक कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह की मुख्यमंत्री की लोकप्रियता है, क्या लग रहा है आपको कि चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता को लाने के लिए और साथ ही साथ बीजेपी की पकड़ मजबूत बनाने के लिए मुख्यमंत्री कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाह रहे? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के मुख्यमंत्री तो हैं जिसके लाने उनको प्रचार करना है और भाजपा की पकड़ मजबूत करनी है, लेकिन योगी आदित्यनाथ भाजपा के बहुत बड़े प्रचारक भी हैं, ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। ऐसे में उन्हें जो ये चुनाव चल रहा है वैसे उन्हें अलग दूसरे प्रदेशों में भी जाकर प्रचार करना है और इसके चलते हुआ कि दूसरे प्रदेशों में प्रचार के दौरान अपने प्रदेश में कोई कमी ना रह जाए, इसलिए वो हर दिन लगभग 3 या 4 जनपदों का दौरा करने के प्रयास में रहते हैं और लगभग वो अपना लक्ष्य भी पूरा करते हैं। हालांकि 2 से 2.5 महीने तक ये 7 चरणों में चुनाव है उत्तर प्रदेश में और लगभग हर जनपद में वो 1 से 2 बार पहुंचकर अपनी जो घोषणाएं हैं, अपने जो विजन है वो जनता के बीच में पहुंचाना चाहते हैं। अभी जैसे कि प्रबुद्ध सभा में जा रहे हैं। प्रबुद्ध सभा का मतलब ही होता है जहां पर जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो पत्रकार हैं, वकील हैं और समाज सेवी हैं, डॉक्टर हैं, लेखक हैं, चिंतक हैं, ये जो तबका होता है जो समाज में संदेश देता है, इन लोगों की बैठक कर रहे हैं। इससे पहले भी 1-2 जनपदों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रबुद्ध सभा की बैठक में हिस्सा लिया था और वहां के जनसभा को संबोधित किया था। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए 80 सीटों का जो लक्ष्य है ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग है क्योंकि 2 बार से भाजपा उत्तर प्रदेश में काफी बड़ी संख्या में सीटें ला रही है। 2014 में जहां वो 72 एनडीए 72 सीटें जीती थी, वहीं पर 64 सीटें 2019 के चुनाव में जीती थी। ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी भी है। उसके बावजूद
एंटी इनकम्बेंसी 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद जो मिशन 80 है, जो क्लीन स्वीप करना है, ये जो चैलेंज है योगी आदित्यनाथ के लिए बड़ा है और इससे योगी आदित्यनाथ हर हाल में पूरा करने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ झोंक दिया है। जी बिल्कुल। तो स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शुमार हैं और 3 जिलों में लगातार रैली करते हुए नजर आ रहे हैं। वरुण, बुलंदशहर की बात की जाए तो बुलंदशहर की जनता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर कितनी उत्साहित नजर आ रही है चुनाव से पहले? जी बिल्कुल साफ है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक सुपर जो प्रचारक हैं वो हैं, और यहाँ पर जो प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं उनको सुनने के लिए बाकायदा एक सिस्टम पास द्वारा जारी किया गया है। और यहाँ पर जो वकील हैं, एडवोकेट हैं, ब्राह्मण हैं, पंडित हैं, प्रधान हैं, टीचर हैं, इनको बुलाया गया है। तो इनमें काफी उत्साह है मुख्यमंत्री को सुनने के लिए। और यहाँ पर अब धीरे धीरे जो प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, समाज सेवी संगठन के लोग हैं, वो धीरे धीरे आने चालू हो गए हैं। अनुमान लगाया जा रहा है तो भारी तादाद में यहाँ लोग मुख्यमंत्री को सुनने के लिए आएंगे। 2024 चुनाव का वो ओंकार करेंगे और अपनी जो योजना है उनका भी बारे में उनको लोगों को बताएंगे, किस किस लोगों को किसका लाभ मिला है। जी, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की बात करें, प्रत्याशी की बात करें, तो उसको लेकर क्या कुछ माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है और कितनी कड़ी टक्कर बुलंदशहर में देखने को मिलेगी? जी बिल्कुल, बुलंदशहर की बात करें तो बुलंदशहर में जो डॉक्टर भोला सिंह है सांसद, उनको ही प्रत्याशी बनाया गया है। वो 2 बार से सांसद बुलंदशहर के रह चुके हैं और तीसरी बार भी यहाँ पर जो उन्हें टिकट दिया गया है, तो लगभग उनकी जीत भी अब निश्चित सी लग रही है, क्योंकि जो बीएसपी है उसने नगीना से जो अपने सांसद हैं उनको यहाँ उतारा है, और कांग्रेस ने भी यहाँ जो शिव कुमार वाल्मीकि हैं उनको उतारा है। तो लगभग जो सपा गठबंधन के कैंडिडेट है उनसे बीजेपी की टक्कर रहेगी। मगर जो भाजपा के जो लोग हैं, भाजपा के जो कैंडिडेट के साथ हैं, वो सब तैयारी में लगे हुए हैं कि भाजपा की बार भी अब की बार भारी तादाद से, पिछली बार लाखों से जो बुलंदशहर की सीट थी वो जीती गई थी, तो अब की बार भी लाखों से ज्यादा से सीट बुलंदशहर की जीती जाए। जी बिल्कुल। रमन, तीनों सीटों की बात की जाए तो जिस तरह से आगरा, हाथरस और नोएडा में मुख्यमंत्री का आज कार्यक्रम है, उम्मीदवारों की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में ज्यादातर सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई थी। पिछली बार की बात की जाए, इस बार की भारतीय जनता पार्टी की मेहनत की बात की जाए तो क्या लग रहा है, कितने अंतर से सीटें जीतेंगे या कितना कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा? कुल 2019 में जब सपा और बसपा का जो बड़ा जातीय जो गठबंधन हुआ था, उसके बावजूद ये जो तीनों सीटें हैं, हाथरस, बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर, ये तीनों सीटें भाजपा ने जीती थी और अच्छे मतों से, भारी अंतर से जीती थी। इस बार भी उन्होंने गौतम बुद्ध नगर में महेश शर्मा को तीसरी बार भरोसा जताया है, जो कि 2 बार से पहले से सांसद हैं। वहीं जो भोला सिंह है बुलंदशहर से, उन्हें भी तीसरी बार टिकट देकर मैदान में उतारा है। वहीं इस हाथरस में इस बार उन्होंने चेंज किया है। लास्ट टाइम पहली लिस्ट में नाम नहीं आया था, एक दिलेर जो सांसद है उनका जो नाम काट के। जी बिल्कुल। जी रमन, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। वरुण, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। गाजीपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी मुख्तार अंसारी के घर पहुंचे। ओवैसी ने मुख्तार अंसारी के परिजनों से की मुलाकात। गाजीपुर पहुंचने पर ओवैसी ने वीडियो शेयर कर लिखा, आज मरहूम मुख्तार अंसारी के घर गाजीपुर पहुंचा। इस मुश्किल वक्त में हम उनके खानदान के साथ, उनके समर्थकों और चाहने वालों के साथ खड़े। तो ओवैसी ने मुख्तार अंसारी के परिजनों से की मुलाकात। गाजीपुर पहुंचने पर ओवैसी ने मुख्तार अंसारी के परिजनों और समर्थकों से की मुलाकात। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। देर रात मुख्तार अंसारी के घर पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी। गाजीपुर पहुंचने पर ओवैसी ने वीडियो शेयर कर लिखा, मुख्तार अंसारी के परिवार और उनके समर्थकों, चाहने वालों के साथ। इस मुश्किल वक्त में हम उनके खानदान के साथ। असदुद्दीन ओवैसी ने मुख्तार अंसारी के घर जाकर उनके परिजनों से की मुलाकात। और इसी खबर पर हमारे साथ गाजीपुर से संवाददाता सुशील तिवारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी सुशील, जिस तरह से मुख्तार अंसारी के घर पर असदुद्दीन ओवैसी देर रात पहुंचे थे, परिवार के लोगों से मुलाकात की है, क्या कुछ देखने को मिला, क्या कहना है ओवैसी का? ओवैसी गाजीपुर में जब आए थे तो वहाँ उनके परिजनों से प्रियंका जी उनकी मुलाकात हुई और ओवैसी ने प्रशासन पर ये गंभीर आरोप लगाए हैं और उन्होंने कहा था कि उन्हें धीमा जहर दिया गया था। और ओवैसी ने कहा ये निंदनीय और
अफसोसजनक है। और तबीयत बिगड़ने के बाद उन्होंने कहा बांदा जिला जेल में जब उनको दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में लाया गया तो ओवैसी ने बहुत सारे आरोप प्रियंका जी लगाए हैं और उन्होंने ये साफ कहा कि जब आईसीयू में एडमिट किया गया था मुख्तार अंसारी को, तो फिर एक आईसीयू के क्या पेशेंट को आप तुरंत जेल लेकर जा सकते हैं या फिर उनको रखना चाहिए? डॉक्टरों की टीम कैसी थी? इसके साथ साथ प्रियंका जी उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट पर भी ये सवाल या निशान लगाया है। उन्होंने कहा था कि अच्छे डॉक्टरों के साथ जो पैनल की मांग की थी परिवार ने, तो उसको कहा नहीं। इसके साथ साथ एक ट्वीट भी सामने आ रहा है ओवैसी का, जहां उन्होंने प्रियंका जी लिखा है कि इंशाअल्लाह इन अंधेरे को जिगर चीर कर नूर आएगा, तुम हो फिरौन तो मूसा भी जरूर आएगा। तो बहुत कुछ ट्वीट किया है, बहुत सारी बातें बीजेपी सरकार या फिर हम कहें योगी जी पर आलोचना भी की है ओवैसी ने और साफ ये कहा है कि हम सभी लोग परिवार के साथ खड़े हैं, समर्थक जो भी उनके चाहने वाले हैं हम लोग उनके साथ खड़े रहे। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से ओवैसी ने परिवार वालों से मुलाकात की है, समर्थकों से मुलाकात की है, लगातार परिवार के लोगों का पोस्टमार्टम को लेकर आरोप था, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ चुकी है। इसके आगे भी क्या परिवार वालों का अगला कदम क्या कुछ हो सकता है? अगर हम कहें परिवार से जब बात हुई तो अभी तो परिवार ने कुछ कहा नहीं। जिस दिन प्रियंका जी सुपुर्द खाक किया गया था माफिया डॉन को, तो उस दिन परिवार वालों ने आरोप भी लगाए और एक वीडियो भी था जिसमें कि जो गाजीपुर की डीएम है आरका अखौरी, उनके साथ अफजाल अंसारी का जो कि कहा सुनी अगर साफ वहां पे नजर आ रही थी। और अफजाल ने ये साफ कहा है वीडियो में कि किसी भी कहीं भी इजाजत ऐसी नहीं है। बहुत सारी बातें निकल के आई। डीएम ने भी कहा कि हम एक्शन लेंगे, धारा 144 लागू है। तो परिवार बहुत सारी बातें कर रहा है, शायद आगे न्यायालय का वो दरवाजा खटखटाए। लेकिन प्रशासन ने यहाँ पे प्रियंका जी अच्छा काम किया क्योंकि बहुत सारे लोग थे, लगभग 50,000 से ऊपर की जमात यहाँ पे थी और प्रशासन ने मुस्तैदी बरती, वरना उस दिन बहुत बड़ी घटना हो सकती थी। लेकिन डीएम एसपी की तारीफ करनी होगी। बहुत सारे आज अगर हम कहें तो लगभग 12 बजे के बाद जो सूत्रों से जानकारी मिल पा रही है, जो सांसद की सीट पर आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो भी मुख्तार अंसारी के परिवार यहाँ पे आने वाले हैं, अफजाल से मिलने वाले हैं। तो ओवैसी ने भी आरोप लगाए हैं, परिवार का भी आरोप है और भी राजनीतिक पार्टियां हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य भी आए थे, तो उन्होंने तो बीजेपी को ईस्ट इंडिया कंपनी की संज्ञा दे दी। उन्होंने कहा कि ईस्ट इंडिया बहुत सारी बातें हैं। प्रियंका जी जो भी आएगी बात। जी बिल्कुल सुशील, इस तमाम जानकारी को लेकर आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी मैनिफेस्टो कमेटी की आज बैठक। मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष की मौजूदगी में होनी है बैठक। अध्यक्ष राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में होगी बैठक। बीजेपी मैनिफेस्टो कमेटी के गठन के बाद पहली बैठक। आज भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस कमेटी के गठन के बाद पहली बैठक का आयोजन किया है। लोकसभा चुनाव के लिए मैनिफेस्टो कमेटी का गठन किया गया है। इसके अलावा बीजेपी केंद्रीय कार्यालय में विस्तार से होगी बैठक। तो बीजेपी केंद्रीय कार्यालय में विस्तार से होगी बैठक। मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष की मौजूदगी में होनी है बैठक। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में होगी बैठक। लोकसभा 2024 के चुनाव को लेकर विस्तार पूर्वक किया जाएगा मंथन। तो लोकसभा चुनाव के लिए मैनिफेस्टो कमेटी के गठन के बाद आज पहली बैठक। अध्यक्ष राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में होनी है बैठक। मैनिफेस्टो कमेटी के बड़े दिग्गज आज इस बैठक में विस्तार पूर्वक लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर करेंगे चर्चा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतने ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।